viewers, I Dr. SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल लो एग्जाम प्रिपरेटरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विश्व मानवाधिकार दिवस पर विशेष व्याख्यान। विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा हुई थी। आधिकारिक घोषणा हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की आधिकारिक मान्यता दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में दुनिया के तमाम देश, दुनिया के प्रत्येक देश 10 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा करना है और उसे प्रोत्साहित करना है ताकि बेहतर कल का निर्माण हो सके, मनुष्य का सतत विकास हो सके तथा हम विकसित समाज की स्थापना कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानवाधिकार क्या है। किसी भी मनुष्य को जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान प्राप्त करने के लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को उसके प्रतिदिन के सामान्य जीवन के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इन्हें उन मौलिक अधिकारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से हकदार है। यह सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। रंग, रूप, जाति, लिंग, धर्म और संस्कृति के आधार पर मानव के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मानवाधिकार के उत्स के रूप में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मानवीय गरिमा को स्थापित करने के लिए ये आवश्यक मौलिक अधिकार है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो उसके हिसाब से UDHR की धारा 1 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सब मानव एक समान जन्म लेते हैं। वो मान, मर्यादा और अधिकारों को समान रूप से प्राप्त करने में स्वतंत्र हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाई बंधु के विचार से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और हम थोड़ी सी चर्चा इसके इतिहास पर कर लेते हैं कि मानवाधिकार का जो आज हम देख रहे हैं कि जिस रूप में मानवाधिकार का चैप्टर है उसमें अनेक डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, जेनेवा डिक्लेरेशन हो या मतलब और भी जो पेरिस डिक्लेरेशन हो, सबका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन उससे पहले अगर हम इतिहास को पलटें तो 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक है मैग्ना कार्टा का, दूसरा है कि अमेरिका का संविधान जो निर्माण हुआ, और तीसरा जो फ्रांस की राजक्रांति है। इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मानवाधिकार के इतिहास में। तो ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकार संघर्ष का जो प्रमाण मिलता है वो 15 जून 1215 में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जो अधिकार दिया गया जनता को और जो मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस अधिकार को मिलने के साथ ही हम देख सकते हैं कि मानवाधिकार के प्रति विश्व समुदाय जागरूक हुआ। और सबसे पहले हम कह सकते हैं, सबसे पहले कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐतिहासिक रूप से कई देशों में, कई संस्कृति में, कई सभ्यता में जनता को मानवाधिकार दिया गया। लेकिन हम आधुनिक काल की बात करें तो इस समय में जो बहुत विकृति आ गई थी, अनेकों तरह का जो शोषण हो रहा था, रंग, रूप, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव था, गुलामी मानसिकता हावी हो गई थी, आदमी में भेद था, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था, बाल श्रम, कुपोषण, बेरोजगारी, ये सब जो विकृति आ गई थी और ऐसी अनेक परिस्थिति आ गई थी जब आदमी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था।
तो उसमें जो ये मैग्ना कार्टा के माध्यम से जो अधिकार मिला, ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का जो निर्माण हुआ, तो उस निर्माण में ये भावना व्यक्त की गई कि मनुष्य को प्रकृति से ही स्वतंत्र और समान बताया गया है। इसके बाद हम देखें फ्रांस के राजक्रांति को, तो ये फ्रांस की राजक्रांति ने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश दिया। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि 1971 में अमेरिका के संविधान में जो 10 संशोधन किया गया, वो सब मूल अधिकार को संविधान का अंग बनाया गया। तो ये सभी मानवाधिकार को प्राप्त करने में माइलस्टोन है। 1915 में फिलाडेल्फिया में शांति स्थापना लीग का जो अधिवेशन हुआ, फिर 1920 में राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1941 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की भाषण हुई थी, और 1948 में मानव अधिकार का जो विश्व घोषणा पत्र वो जारी हुआ। तो ये सब जो है संपूर्ण विश्व को मानवाधिकार, संपूर्ण विश्व के मानव को मानवाधिकार देने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित हुआ। तो इस हिसाब से हम थोड़ी सी चर्चा किए कि ऐतिहासिक रूप से वर्तमान समय में जो मानवाधिकार की जो स्थिति है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में सब दिन से मानवीय गरिमा को स्थापित करने हेतु प्रयास किए गए, और इसीलिए कहा जाता है कि पहला लोकतंत्र भी भारत ही में स्थापित हुआ। यहाँ भारतीय वाङ्मय में 2 पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है मानवाधिकार के संदर्भ में। एक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कह करके हम ये कामना करते हैं कि हम सभी को सुखपूर्वक रहने दें, और हमारे संविधान में भी ये भावना व्यक्त की गई है। हर एक परिप्रेक्ष्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय जीवन के दर्शन हैं, और इसका जो ध्येय है कि मनुष्य को गरिमामय जीवन देना, ताकि शांतिपूर्ण जीवन लोगों को प्राप्त हो सके, खुशहाल जीवन प्राप्त हो सके, और मानव के बीच बंधुता स्थापित हो सके। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है वसुधैव कुटुम्बकम की संकल्पना है कि सारे विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, सारे पृथ्वी को हम कुटुंब के रूप में मानते हैं, और जब पूरा विश्व एक परिवार हो जाएगा, इस अवधारणा पर विचार होगा, तो मानवाधिकार स्थापित होने में यह बहुत मददगार साबित होगा। प्राचीन भारत में जो मानवाधिकार की जो शिक्षा हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि विश्व में परिवार को एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, और प्रत्येक परिवार में माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण होता है। तो इसकी वजह से आगे चल कर के जो मानव हैं उचित लालन पालन में आदर्श मानव बनते हैं। तो आंतरिक एवं बाह्य झगड़ों के उपरांत परिवार में विभाजन नहीं हुआ, और विश्व स्तर पर जो भाईचारे को प्रोत्साहन मिला, और पूरे विश्व को ही हम एक परिवार मानते हैं। तो हमारा ये दायित्व होता है कि
हर एक के खुशहाली के लिए हम काम करें, हर एक के भलाई के लिए हम काम करें। तो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और अगर मतलब प्रयास की बात होगी कि विश्व कार्य योजना के हिसाब से ये मानवाधिकार के लिए जो काम किया जाता है, तो हम उसको देख सकते हैं कि कैसे इंटरनेशनली जो एक्शन प्लान सब लागू हुआ है तो इसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन सब विचारों का, इन सब दर्शन का। अगर हम धर्म की बात करें तो कोई भी जो धर्म है वो भी मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में उसमें विचार हैं। जैसे मतलब रिलीजन शब्द रिलीजियर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बांधना। तो विस्तृत अर्थ में अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति से बांधना, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज को एकता सूत्र के रूप में बांधना। तो यह मानवाधिकार को स्थापित करने में समाज के एकीकरण पर यह बल देता है, ताकि विभिन्न जो संप्रदाय है उसमें मानवाधिकार स्थापित हो सके। मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय में भी समानता पर विशेष बल दिया गया है। समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति लिंग, आयु, जाति, भाषा, जन्म आदि के आधार पर बिना भेदभाव के उनको मानवाधिकार प्राप्त हो। तो सभी संप्रदाय विश्व में शांति और बंधुत्व की स्थापना पर बल देते हैं। अगर हम बुद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह समाज के प्रत्येक सदस्य के प्रति समान भाव रखे, समान आदर और प्रेम दे, किसी भी प्रकार की हिंसा से किसी को भी कोई कष्ट नहीं दे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के व्यवहार और नैतिक प्रतिमान को भली भांति समझकर उसका पालन करना चाहिए। और इसके लिए यह कतई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति सांसारिक जीवन न जिए। तो सांसारिक जीवन में रहते हुए मानव कल्याण की बात की गई है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप 1949 में आया, तो यह UDHR की घोषणा के बाद तैयार किया गया। तो स्वाभाविक ही है ना कि इसमें जो है इस जो UDHR की जो घोषणा है उसके प्रावधानों का समावेश हो। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में भी UDHR के प्रावधानों को समावेश किया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम देखें तो उसमें भी हम स्पष्ट इसका झलक देख सकते हैं। भारतीय जो संविधान है उसमें संविधान में जो सभी को सामाजिक राजनीतिक अधिकार देने की बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें जो मूल अधिकार है वो हम देखेंगे कि नागरिकों के लिए है, तथा राज्य से संबंधित निर्देशीय सिद्धांत राज्यों के लिए है। तो मूल अधिकार का ज़्यादा महत्व है, तथा इसके हनन होने पर न्यायालय में शरण लिया जा सकता है। मूल अधिकार उच्च न्यायालय तथा केंद्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित होता है, तथा निर्देशीय सिद्धांतों को राज्य सरकार तथा उनके सहयोगी संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे व्यावहारिक रूप से डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्रियान्वयन सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान को अगर हम देखें तो संविधान की धारा 45 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर 14 साल की कम आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। लेकिन बहुत सारी विसंगति है, बहुत सारे
जो मतलब अभी भी भारत में जो अशिक्षा है, गरीबी है, भूख है, बेरोजगारी है, लेकिन संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मौलिक अधिकार के माध्यम से हो या मतलब नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से हो, तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के सबको एक देश पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, ये सब बातें कही गई हैं। और हम अभी देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में मानवाधिकार हनन एवं उसके कारण पर अनुसंधान चल रहा है। तो इस सब में इन्हीं बातों को पर जोर दिया जा रहा है कि जो युद्ध के समय में हो या शांति के समय में हो, जो नरसंहार है, जनसंहार है, वो नहीं किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर मानवाधिकार की बात करें तो दो शब्द की काफ़ी चर्चा होती है, एक है एपार्थाइड और दूसरा है जीनोसाइड। तो एक मूल का जो कबीला होता है वो चाहता है, उसकी ये भावना होती है कि दूसरे मूल के जो कबीलाई हैं उसका समूल नष्ट कर दिया जाए उसको। तो इसके लिए व्यापक जनसंहार होता है। तो ये जो मानवाधिकार स्थापित किया गया है, तो इसमें इस तरह का कोई अधिकार माने कोई एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप नहीं हो जिससे सामूहिक हत्या हो या मतलब अगवा किया जाए, अपहरण हो, राजनीतिक मुकदमा हो, चयनित हत्या हो, सामूहिक मानवाधिकार हनन हो या जातीय संघर्ष हो, पुलिस के द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो, मानवाधिकार उत्पीड़न नहीं हो, राजनीतिक दमन के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो। तो पूरे विश्व में इस पर काफ़ी जागरूकता भी आई है कि कैसे मानवाधिकार को स्थापित किया जाए। अब मानवाधिकार को लागू करने में हम देख सकते हैं कि गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवाधिकार संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है, तो इसके अधिकारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, किंतु मानवाधिकार चूँकि सीधे मनुष्य के अस्तित्व एवं उसके विकास से जुड़ा हुआ है, तो यह बहुत आवश्यक है कि स्थानीय, राजकीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठन भी बनाए जाएं जो स्वयं व्यक्तियों द्वारा संचालित हो और किसी सरकार विशेष के द्वारा नहीं हों। तो इसीलिए बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन हैं, गैर सरकारी जो संस्था है, उसकी स्थापना हुई। हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो अभिन्न अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसका भी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, पूर्ण नियोजन देने में, आर्थिक सामाजिक उन्नति एवं जो सामाजिक विकास है उसके लिए लोगों को, समाज को और देश को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। तो मूल रूप से जो मानवाधिकार है उसमें है कि जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए सभी के लिए मानवाधिकार एवं आधारभूत स्वाधीनताओं को सार्वदेशिक सम्मान एवं उनके पालन के लिए प्रयास करना तथा अपने अपने देश तथा क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित रखना। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो कुछ स्पेशलाइज क्षेत्र में भी काम कर रही हैं और इसी हिसाब से मानव कल्याण के लिए और मानव अधिकार को स्थापित करने में बहुत मदद भी कर रही हैं। अब मानवाधिकार की जब हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि मान मर्यादा संबंधी जो प्रयत्न है या भविष्य में समाज में मानवाधिकार की संस्कृति
को निर्मित करने से संबंधित जो बातें हैं या मानवाधिकार से वंचित होने वाले जो व्यक्ति हैं या उनकी मौलिक स्वतंत्रता को जो खोने का डर रहता है, इससे निजी जीवन में जो अशांति पैदा होती है, या फिर हम देख सकते हैं कि सामाजिक या राजनीतिक अशांति का भी यही सब कारण होता है कि मानव मानव के बीच विभेद उत्पन्न करना। तो इससे राष्ट्र में अशांति और अराजकता फैल जाती है। तो इससे मानवाधिकार को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि मानवाधिकारों की जो प्रकृति है उसको हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति की देन है और इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार सार्वलौकिक और अविभाज्य होते हैं। भारत के जो प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ हुए हैं तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो डी बसु कहते हैं कि प्रारंभ में मानवाधिकार प्राकृतिक नियम के रूप में विद्यमान थे और उनका यह भी मानना है कि मानवाधिकार वे कम से कम अधिकार हैं जो बिना राज्य और सरकार के इजाज़त के परिवार के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी हिचकिचाहट के प्राप्त हो। उनका यह भी मानना है कि मानवाधिकारों की सहमति उतनी ही पुरानी है जितनी प्राकृतिक अधिकारों की सिद्धांति, और यही जो प्राकृतिक अधिकार है उसी से हमारा जो मानवाधिकार उत्पन्न हुआ है। एक अन्य जो कानूनवेत्ता हैं पी राय, तो उनका कहना है कि विश्व में परिवार के सब सदस्यों की मान मर्यादा और अविभाज्य अधिकारों को स्वतंत्रता, न्याय और शांति का मूल है ये मानवाधिकार। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। और जो अनेक जो डिक्लेरेशन हुआ है, अनेक जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है 1991 का पेरिस घोषणा पत्र। तो पेरिस जो घोषणा पत्र हुआ 1991 का, उसके बाद भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम शॉर्ट में NHRC कहते हैं, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। और ये जो स्थापना हुई ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर बेस्ड है, आधारित है। तो इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया। इसमें 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसमें देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सर्वाधिक जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनका समावेश हुआ। और इसके स्थापना के साथ हम देख सकते हैं कि 28 सितंबर 1993 से भारत में जो मानवाधिकार जो कानून है वो अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने के बाद से बाल विवाह हो, चाहे महिला अधिकार, बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, HIV, भोजन, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मृत्यु, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का जो अधिकार है उसके लिए बहुत काम हुआ। आज अगर किसी का मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो NHRC को कंप्लेन कर सकता है, और कंप्लेन करने के साथ साथ उस पर वो हस्तक्षेप भी करता है। लेकिन उसके कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे मतलब अगर बहुत पुरानी घटना है तो फिर आप ये नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम का रेस्ट्रिक्शन है कि आप 1 साल के भीतर अगर मतलब की घटना है तो आप उसमें जा कर के कंप्लेन कीजिए। लेकिन मतलब कई बार हम देखेंगे कि मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ मिलिट्री ऑफिसर हैं या मतलब
जो हायर ऑफिशियल ऑफ द स्टेट हैं उन लोगों का कहना होता है कि आतंकवादी के मानवाधिकार का तो बात करता है, ये ह्यूमन राइट्स संगठन वाले लोग करते हैं, लेकिन जनता के मानवाधिकार पर कई बार ये खामोश रह जाते हैं, या पुलिस अफसर का जो ह्यूमन राइट्स है उस पर ये खामोश रह जाते हैं। तो जनता के हाथ में ये बहुत बड़ा हथियार है ये ह्यूमन राइट्स, और मतलब कई बार जो है जो भ्रष्ट अराजक जनता के अधिकार को हनन करने वाले जो पुलिस अफसर हैं उसके लिए नाक में नकेल डालने वाला है। आजकल हम देख सकते हैं कि कैसे मानवाधिकार की रक्षा की चर्चा जोरों पर है, और तरह तरह से जो सुरक्षा के लिए यूएन की संस्थाएं या राष्ट्रीय संस्थाएं जुटी हुई हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो। लेकिन अधिकारों की चर्चा करके हम राष्ट्र और विश्व का विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो हमको अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, सहन शक्ति भी होनी चाहिए, टॉलरेंस भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने नागरिक सामाजिक अधिकारों का तब तक आनंद नहीं ले सकता है जब तक कि उसके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, मस्तिष्क वृद्धि के लिए अच्छे शिक्षा केंद्र और पुस्तकें नहीं मिलेगी। तो यदि हम सही रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्धशाली हो, संपत्तिशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, तो हमको अपने नागरिकों को सुविधा देनी चाहिए। और जब हम अपने नागरिकों को ये सुविधा दे सकते हैं तो साथ ही साथ जो गरीब देश हैं उनकी भी सहायता करनी चाहिए। तब ये जो ग्लोबल विलेज का कंसेप्शन है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो उस पर ये हम कर सकते हैं। जब हम अपने देश में तो इसको लागू करें ही, साथ ही जो दुनिया के जो गरीब देश हैं उस पर हम काम करें, उनके लिए भी काम करें। आज हम देख सकते हैं कि कैसे जो गरीब देश है उसके प्रति व्यक्ति आय में, सकल घरेलू उत्पाद में, और जो एक अमीर देश है उसके सकल घरेलू उत्पाद में कितना अंतर है, इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसी हिसाब से जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो शुरुआत में जब मतलब ह्यूमन राइट्स चार्टर सब प्रकाश में आया और ह्यूमन राइट्स के लिए जब काम करने की बात हुई, तो शुरुआती में जब अमेरिका और रूस में जब मतलब चल रहा लड़ाई में, शीत युद्ध सब चल रहा था, तो एक दूसरे पर वो आक्षेप लगाते थे। ये जो साम्यवादी लोग कहते थे कि पूंजीवादी जो देश हैं वो ज़्यादा मानवाधिकार उल्लंघन करते हैं। और एक किताब भी लिखी गई कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर द गेम। लेकिन ये भी सच है कि अधिकार के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो पश्चिमी देश हैं तो उनमें नागरिक अधिकार की स्थापना हुई। हम अभी भी देख सकते हैं कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अविकसित देशों का ये समूह है, तो वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी का कितना मतलब ये त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं। हम देख सकते हैं अभी भी कि भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान में कितनी जनता भूख से पीड़ित है। तो इन सब के लिए काम करना है, तभी जो मानवाधिकार है, संपूर्ण मानव जाति का अधिकार, जिसमें कि उनको मान मर्यादा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो इस अधिकारों में ये जो मूलभूत गुण हैं जो जन्म से मानव होने के नाते उन्हें प्राप्त होते हैं, तो इसको अगर हम भूख, गरीबी इस सब को मिटाएं तभी स्थापित कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो गरीब देश सब भी है वो हथियार खरीदने पर कितना खर्च करते हैं। अगर उसका मतलब 1/3 भी वो जनता के खुशहाली पर खर्च कर दें तो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा,
स्वास्थ्य ये सब सुधर जाए। हम देख सकते हैं कि कुपोषण और अदृश्य कुपोषण से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं।